गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये थर्ड टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और यही आपके सिलेबस में है लास्ट। ठीक है, ओके। तो पहला टाइप है वेरिएबल सेपरेबल जो हमने किया है, दूसरा टाइप है होमोजीनियस जो हमने कल ही खत्म किया है। होमोजीनियस के अंदर एक और टाइप आया था ना, अपन ने देखा था रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस। आप लोगों ने कल देखा होगा लास्ट के 20 मिनट्स का जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, 20 to 30 मिनट्स, है ना। वो पूरा था रेड्यूसिबल वाला, वो डिफिकल्ट होता है थोड़ा, स्लाइटली डिफिकल्ट। अच्छा, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, एक सेकंड रुकिए। ओके, तो अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, है ना। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर। समझेंगे इसको, है ना। ये होता बहुत आसान है, दिस इज वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर सेड टू बी लीनियर इफ डिपेंडेंट वेरिएबल, बहुत ध्यान से सुनना है ना। मैं सच बता रहा हूँ, आज आप जो पढ़ रहे हो वो आपके 4 नंबर डिफाइन कर सकता है जेई मेंस में। 4 नंबर, सीधा क्वेश्चन उठ के आता है इससे। सेड टू बी लीनियर इफ डिपेंडेंट वेरिएबल and all its differential coefficient and all its differential coefficients all its differential coefficients occur in degree 1 only. ठीक, appear in degree 1 only and are never multiplied together. अब इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब अपन समझते हैं, पहले आप लिख लीजिए, इसको आराम से लिख लो, फिर आराम से इसका मतलब समझेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन लीनियर कब बोलते हैं? इफ डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, ओके। अब ये डेफिनेशन जो है इसका मतलब देखिए आप बड़े आसान सी भाषा में, कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो डिपेंड करता है, मतलब वाई। और इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, मतलब एक्स। ये इनपुट होता है ना, ये आउटपुट होता है, तो आउटपुट तो हमेशा इनपुट पे डिपेंड करेगा ही करेगा, है ना। तो जो डिपेंड करने वाला है वो उसको डिपेंडेंट कहते हैं, जो डिपेंड नहीं करता उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। अब आप डेफिनेशन को फिर से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, उसके सारे के सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स और वाई की बात हो रही है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ये रहे उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये सारे के सारे डिग्री 1 में अकर करे, मतलब इनकी पावर में 1 ही हो, इनकी पावर में 1 से ज्यादा ना हो, इनकी पावर में 2 हो ऐसा नहीं चलेगा, इनकी पावर में 3 हो ऐसा नहीं चलेगा। सेम विद वाई, वाई की पावर में भी 3 हो ऐसा नहीं चलेगा, 4 हो नहीं चलेगा, इनफैक्ट 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर वाई का टर्म है और डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है तो उनमें पावर 1 होना चाहिए। आ रहा है क्या समझ में? पक्का? अच्छा, तो वैसे इक्वेशन, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कहलाते हैं। क्यों लीनियर कहलाते हैं? क्योंकि इसमें y का और dy बाई डी एक्स दोनों का पावर 1 होता है। चलो ये तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी पूरी क्लैरिटी नहीं मिल रही। पूरी क्लैरिटी के लिए इसका स्टैंडर्ड अपीयरेंस मैं आपको बताता हूँ। लिखिए स्टैंडर्ड अपीयरेंस, स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर मैं बताता हूँ। आप लोग सामने देखेंगे प्लीज, अगर आप सामने देखेंगे तो आपको एक चीज याद हो जाएगी। देखिए dy बाई डी एक्स
प्लस कोई फंक्शन है p ऑफ x इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू कोई और फंक्शन है q ऑफ x। ठीक है, ये स्टैंडर्ड अपीयरेंस होता है, मतलब ऐसी शक्ल का आपको क्वेश्चन दिखता है तो आप समझ जाना ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, हाँ है, यहाँ पे y है, यहाँ है, हाँ है। क्या दोनों में पावर वन है? हाँ बिल्कुल है। तो dy बाई डी एक्स और y दोनों में पावर वन है, तो पावर वन से हम लोग लीनियर रेफर करते हैं। पावर वन मतलब लीनियर हो गया, तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब आपको ऑर्डर और डिग्री सिखाया था ना मैंने। सेकंड ऑर्डर मतलब उसमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रहता होगा, वो अपने सिलेबस में ही नहीं है, वो अपन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे कभी ना कभी, अगर आप हायर रिसर्च मैथमेटिक्स में ऑप्ट करते हो तो। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर आप वैसे भी बहुत लंबे समय तक नहीं पढ़ते हो, लेकिन अभी फिलहाल आप फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ोगे। ओके, तो स्टैंडर्ड अपीयरेंस कभी भी आपको ऐसी शक्ल का क्वेश्चन दिख जाए तो आप समझ जाना कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो अपन बताएंगे, और पी और क्यू क्या है वो अपन देखते हैं। वेयर पी एंड क्यू हियर, पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, ये किसके फंक्शन है? एक्स के फंक्शन है। सुन नहीं रहे हो आप लोग? हाँ, ये एक्स के फंक्शन है। एक्स क्या होता है? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? एक्स बेटा किसी पे डिपेंड नहीं करता है। एक्स अपनी दुनिया में खुश रहता है। एक्स किसी पे डिपेंड नहीं करता है, तो एक्स को अपन इंडिपेंडेंट कहते हैं, ये आप याद रखें। अरे बच्चों को पता नहीं होता सच में, वाई और एक्स को किसको डिपेंडेंट किसको इंडिपेंडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर लैंग्वेज को इग्नोर करने लग जाते हैं, है ना। लेकिन आप अगर इंडेप्थ समझते हो तो वाई एक्स पे निर्भर करता है, मतलब वाई डिपेंडेंट है और एक्स किसी पे भी निर्भर नहीं कर रहा है, तो एक्स इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स जो है दे आर फंक्शंस ऑफ एक्स, दे आर फंक्शंस। अच्छा, फंक्शन ऑफ एक्स बोलना अच्छा रहेगा यहाँ पे, या फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा स्टाइलिश लगेगा? फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख देता हूँ, है ना, ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्स, है ना, या फिर कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन भी तो फंक्शन होता है ना, और कांस्टेंट्स। हाँ लिखिए, आप लिखिए लिखिए, आपको बहुत कम समझ में आएगा स्टार्टिंग में, लेकिन एंड तक, इस लेक्चर के एंड तक आपको सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर रहेगा। किसकी मम्मी डांट रही है? चलिए, अच्छा, तो ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाया है, इसको आप बॉक्स में डाल लो, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात यह है कि एक छोटा सा नोट लिखते हैं। गलती से माइक हो गया था ऑन, ठीक है कोई बात नहीं। छोटा सा डाउट लिखते हैं। देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हर कोई देख रहा है सामने। क्या ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ, क्यों? क्योंकि आपको अभी अभी आपके सर ने बताया कि y की पावर में और dy बाई डी एक्स की पावर में वन होना चाहिए। आ रहा है क्या समझ में? पक्का? तो ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसकी डिग्री कितनी है? वन है। डिग्री कैसे निकालते थे याद है? ऑर्डर और डिग्री आपको फर्स्ट, इसका ऑर्डर बताइए क्या होगा? वन। और डिग्री क्या होगा? वो भी वन। ऑर्डर ये डिफाइन कर रहा है और इसी की पावर से डिग्री आएगा, तो ऑर्डर एंड डिग्री दोनों वन वन है। नोट, every linear differential equation is of degree वन बट नॉट द कन्वर्स। ठीक है, आराम से थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, बट नॉट द कन्वर्स। ये जो लीनियर है ना, ये वाली लीनियर है क्योंकि इसमें y में और dy बाई डी एक्स में पावर वन है। दूसरी बात, ये डिग्री वन का है क्योंकि अभी अभी आपको मैं समझाया ऑर्डर डिग्री कैसे निकालते हैं, तो ये डिग्री वन का है। तो हर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री वन होती है, लेकिन उल्टा सही नहीं होता है, क्योंकि हर डिग्री वन का, जैसे कि डिग्री वन मतलब यहाँ पर देखो रेड कलर की से जो मैं लिख रहा हूँ सामने देखिए, ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, और इसी में अगर मैंने पावर वन कर दिया तो ये डिग्री वन हो जाएगा, है ना, सही। और ये अब सेकेंड ऑर्डर है,
इसमें पावर 1 कर दिया, तो क्या आप मुझे इसकी ऑर्डर और डिग्री दोनों बता सकते हो? इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 और डिग्री 1। तो डिग्री 1 होना जो है, अगर डिग्री 1 हो गया, पहली बात तो, है ना, तो डिग्री 1 होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो लीनियर ही हो। ठीक है, पहली बात तो देखो यार, और थोड़ा मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ऑर्डर से अपन को यहाँ पे कुछ खास मतलब नहीं है। चलिए dy/dx लिख दिया मैंने, प्लस p ऑफ x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू q ऑफ x कर दिया। ठीक है, हाँ जी, ये वाली जो इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, है ना, आपको कंफ्यूजन दिमाग में रहेगा, कुछ देर क्लियर हो जाएगा। इसको थोड़ी देर दिमाग में देखेंगे तो इसका ऑर्डर कितना है? 1। ठीक है, ऑर्डर 1 होने के बावजूद भी क्या ये लीनियर है? लीनियर कैसे चेक करना है आपको, मैं देखो कम से कम पांचवी छठी बार बता रहा हूँ, y का पावर देखो और y डैश का पावर देखो, दोनों 1 होना चाहिए। ठीक है, हाँ, यहाँ पे y डैश का पावर डेफिनेटली 1 है, लेकिन y का पावर 2 हो गया, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में फॉलो नहीं करेगा। हालांकि इसकी डिग्री, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री जो है वो तो 1 ही है, डिग्री तो यही पार्ट डिफाइन करता है। डिग्री 1 होने के बावजूद भी इट इज नॉट लीनियर। तो ये लीनियर है तो इसकी डिग्री 1 है, और इसकी डिग्री 1 है फिर भी ये लीनियर नहीं है। मतलब हर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 होगी, बट उल्टा नहीं होगा। डिग्री 1 वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जरूरी नहीं है कि वो लीनियर हो, है ना। अच्छा, अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, हर एग्जाम में, आप एग्जाम का नाम लीजिए, जेई मीन्स, जेई एडवांस, फिर एमएससीईटी ले लो, या फिर आप कोई भी प्राइवेट एग्जाम ले लो, हर एग्जाम में मैंने एक क्वेश्चन देखा है, हर एग्जाम में। ठीक है, कि कैसे सॉल्व करते हैं एलडीई को। स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग, कैसे सॉल्व करते हैं अपन। सॉल्विंग सच डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स multiplying both sides by its integrating factor। बस ये लिख लो, आपको मैं इसका मतलब अब समझाना चालू करता हूँ, और अब मैं आपको पूरी चीज डिटेल में समझाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, हाँ, अब हम लोग है ना ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। पहले मैं आपको है ना कुछ फटाफट एग्जांपल्स बताने वाला हूँ, और अब आपको लिखना बंद करना पड़ेगा जस्ट फॉर नेक्स्ट 2-3 मिनट्स। ये देखिए, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, dy/dx, असली अपना टॉपिक अभी यहीं से चालू हो रहा है, dy/dx प्लस लेट्स से cos ऑफ x इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ x। क्या ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट नजर आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, देखो ध्यान से, dy/dx है, हाँ है, y है, हाँ बिल्कुल है, दोनों में पावर 1 है, हाँ बिल्कुल है। तीसरी बात, ये यहाँ पे दिख रहा p ऑफ x और ये q ऑफ x का फॉर्मेट है। देखो ऊपर अपन ने यही चीज देखी थी, p ऑफ x के साथ y मल्टीप्लाइड है, और q ऑफ x अकेला है RHS में, है ना, q ऑफ x RHS में अलग अकेला है। तो फॉर्मेट तो नजर आ रहा है ना, कि ये cos x जो हो जाएगा उसको अपन फंक्शन p कह देंगे, और जो sin x हो जाएगा उसको फंक्शन q कह देंगे। तो ऐसी शक्ल को बस आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में फॉल कर रही है या नहीं। अगर ये कर रही है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर ये लीनियर है, एलडीई है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब वो अपन सीख रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत चमत्कारी चीज होती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है? आई एफ। क्या होता है? आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सॉरी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, इज दैट ओके? उससे क्या हो जाएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, लिखिए मेरे साथ साथ, ये तो इसको मत लिख लेना, ये तो ऐसे रफ में लिखवा रहा था मैं। ये होता है आपके सामने स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू q ऑफ x। अच्छा, आप लोगों को बैकग्राउंड में आवाज आ रही है क्या आज? बताइएगा मुझे अगर आ रही होगी तो। dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x, ये स्टैंडर्ड अपीयरेंस होता है। अब इसमें जैसे कि हमने यहां पर देखा था ना, ये देखो इधर प्लीज, cos ऑफ x जो है वो क्या था? p ऑफ x। आपको पहले p ऑफ x को ढूंढना होता है,
जो y के साथ चिपका है वो p ऑफ x, नहीं आया समझ में? वट एवर इज चिपका विथ y, जो भी y के साथ चिपका हुआ है वो p ऑफ x होता है। तो यहाँ पे y के साथ cos x चिपका था तो वो p ऑफ x जैसे ही ढूंढ लिया आपने। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं आपको अपने तरफ से बता रहा हूँ, इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में है भी, तो अभी अपने स्कोप के बाहर है, ठीक है? ना ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और ना ही आपको ये चीज डिराइव करके बतानी है। मैं आपको अपने तरफ से बता रहा हूँ कि जो आई एफ होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या होता है? वो ये होता है, हर कोई आगे देखेगा, देख रहे हो पक्का? ई की पावर में ये जो पी वाला फंक्शन है ना, इस पी का इंटीग्रेशन, बस ई की पावर में पी का इंटीग्रेशन जो होता है उसको अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। ई की पावर में पी का जो इंटीग्रेशन, फंक्शन पी निकालो, उसको इंटीग्रेट कर दो और ई की पावर में चिपका दो। मैं फिर से कह रहा हूँ, फंक्शन पी लिखो, उसको इंटीग्रेट करें आप। जैसे एक्स का फंक्शन है तो ऑफकोर्स एक्स के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे यार, है ना? तो उसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो और उसको ए की पावर में रख दो। जैसे ही आप ए की पावर में रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक आइटम मिलेगा, ये वाला आइटम कहते हैं अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, है ना? तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इसको सॉल्व करने के लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज आया। वो कैसे यूज आया वो मैं आपको बताता हूँ अभी, है ना? मैथमेटिशियंस जो उन्होंने बहुत रिसर्च करी, उन्होंने रिसर्च करके पता करा कि ये जो आइटम है ना, ये वाला जो गोला है, इसको अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे से ये चीज सॉल्व हो जाती है, ठीक है? तो ऑब्वियसली दे मस्ट हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च कि यार ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, उसके लिए भी रिसर्च करी होगी। वो अपने को अपने आप पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। तो अपन अब देखते हैं, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वाली देखा आपने, डी वाई बाई डी एक्स वाला, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। मैंने क्या करा, एलएचएस में और आरएचएस में आई एफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? तो देखो, हर कोई आगे देखो, आई एफ इंटू एल एच एस, तो हर टर्म में, एलएचएस के हर टर्म में आई एफ मल्टीप्लाई हो रहा है ना? अब ये आई एफ क्या है अपने को पता है, ये कहाँ से आया ये अपने को अभी नहीं पता है, थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है? उससे अपने को कोई खास मतलब भी नहीं। और आरएचएस में भी मैंने आईएफ को मल्टीप्लाई करा, उससे क्या फायदा हो रहा है? उससे बहुत फायदा हो रहा है। ये हमें कैसे पता चला? प्रूफ है भाई, मैथमेटिशियंस ने प्रूफ निकाला होगा, उनको पता चला होगा कि ऐसे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है। वो चीज अपन समझ रहे हैं कि कितने अच्छे से सॉल्व होता है। तो आईएफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा, है ना? करके देखते हैं मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। हाँ लिख रहा हूँ आई एफ। अब देखो आई एफ को अच्छे से लिख देते हैं। आई एफ क्या है? ई की पावर में इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पर भी क्या है? ई की पावर में इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे भी क्या है? ई की पावर में इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है? अब उससे क्या फायदा हो रहा है हमारा वो देखते हैं। हम्म, देखो, अब बेसिकली यहाँ पर है ना, हमको प्रोडक्ट रूल नजर आना चाहिए एलएचएस में। एलएचएस में आपको क्या नजर आना चाहिए? प्रोडक्ट रूल। मतलब ये एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है ना? तो हम ऐसा देखें कि ये फंक्शन जो है ना, ये वाला, ये कोई फंक्शन एफ है, एफ ऑफ एक्स, और ये वाला है वाई, डी वाई बाई डी एक्स, ये किसी का डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? वाई का डेरिवेटिव है। ये वाई का डेरिवेटिव है ना, तो इसको अपन वाई डैश कह देंगे, तो कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। प्लस अभी यहाँ पे आपको वाई दिख रहा है तो इसको वाई को ऐसे ही लिख दो। और आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो आइटम लिखा है, ये दिस आइटम इज एफ का डेरिवेटिव। मतलब ये वाला फंक्शन, इसको मैंने एफ माना था, इस एफ का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो दिस इज नथिंग बट एफ डैश एक्स। कैसे भाई? ये तो बड़ा कठिन हो गया अपने लिए आइडेंटिफाई करना। और आरएचएस, आ रहा हूं मैं ना, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो।
RHS में जो भी लिखा हुआ है उसको एज इट इज रहने दो। अब ये वाला जो आइटम मैंने जिसको थोड़ा सा अजीब तरीके से गोला मारा है, ये एफ का डेरिवेटिव कैसे हुआ। अगर ये एफ का डेरिवेटिव मैंने प्रूव कर दिया तो देखो क्या बनेगा, एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश, मतलब यूवी डैश प्लस वी डैश, प्रोडक्ट रूल बन जाएगा, है ना। यूवी डैश प्लस वी डैश जैसा कुछ दिखेगा। हाँ, ये वाला जो आइटम है, देखो अब ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स, ई की पावर में इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले इसको मैंने लफड़ा बोला, है ना। इसका डेरिवेटिव निकालना है, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो लफड़ा, ई की पावर में लफड़े का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर में लफड़ा इटसेल्फ, है ना, ई की पावर में लफड़ा इटसेल्फ। फिर ये लफड़े का डेरिवेटिव निकालना है आपको, लफड़े का डेरिवेटिव निकालना है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ, ऐसे करते हैं ना, प्रोडक्ट रूल चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा अच्छा, इधर देखिए प्लीज, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आपको इस चीज को क्रॉस तो करना ही पड़ेगा, दिस इज अ बैरियर दैट वी हैव टू क्रॉस। आगे आपको यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, आगे उजाला ही उजाला है। एक बात बताइए मुझे कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, है ना। लेकिन मैं कॉस के इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन पूछ लेता हूं तो वो क्या होगा, सोचते हैं। दोबारा कॉस आ जाएगा, आप चेक करके देख लो, दोबारा चेक करके देख लो, है ना। अच्छा, मैं आपको डेरिवेशन जरूर बता रहा हूँ, मेरा मन होता तो मैं आराम से स्किप कर देता डेरिवेशन, लेकिन ना मैंने बता दिया डेरिवेशन, डेरिवेशन एक्चुअली आउट ऑफ स्कोप है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो अब देख लो, अपन देख रहे तो काफी डिफिकल्ट है ना। मैंने डेरिवेशन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा था, और आप लोग भी इसको यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, 12वीं क्लास में नहीं पूछा जाएगा, बट अपन ऑलमोस्ट वी आर 90% डन। देखो, कॉस के इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव कॉस होता है। दोबारा अपन एक और बात करते हैं कि कोई सिंपल सा फंक्शन बताओ यार मेरे को, जैसे कि 1/x, मेरे को बताओ 1/x के इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव क्या होगा। आराम से सोच के, पहले तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, फिर ln x का डेरिवेटिव दोबारा 1/x हो जाएगा। ओहो, मतलब कि किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन दोबारा वही फंक्शन आ जाता है, किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन दोबारा वही फंक्शन आ जाता है। आ रही बात समझ में। आपको यहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन आ रहा है क्या मेरी तरफ से, कोई भी बच्चा मुझे कंफर्म करके बता दो, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्या मेरी तरफ से, एनीवन, और इज इट क्लियर ऑडिबल या फिर कम आ रहा है, आ भी रहा है तो। थोड़ा सा आ रहा है ना, ओके, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इधर आप मेरे को बता सकते हो प्लीज, ये e की पावर में पी डी एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। पहली बात तो e की पावर में लफड़े का डेरिवेटिव e की पावर में लफड़ा होगा, फिर लफड़े का डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स का डेरिवेटिव, अपन ने देखा ना अभी अभी, किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव वही फंक्शन हो जाता है। तो ये p का इंटीग्रेशन है और उसी का डेरिवेटिव है, तो वो दोबारा p हो जाएगा क्या, सोच कर देखो। तो बाहर क्या लिखा है, इंटीग्रल ऑफ पी एक्स डी एक्स, और वो दोबारा p हो जाएगा, p ऑफ एक्स। आ रही बात समझ में। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल पार्ट होता है, इसीलिए ये वाले डेरिवेशन को आउट ऑफ स्कोप बता दिया जाता है ना, कि यार समझ में आएगा नहीं तो आउट ऑफ स्कोप बोल देते हैं, बट फिर भी अपन थोड़ा औकात से बाहर जाके इसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि देखो, ये अगर फंक्शन एफ है, ये रहा फंक्शन एफ, और इसको मैंने फंक्शन वाई बोल दिया। मतलब ये वाई का डैश है, तो ये एफ इंटू वाई डैश लिखा हुआ है, फिर ये वाई इंटू एफ डैश लिखा हुआ है। अभी अभी अपन ने देखा ना कि ये फंक्शन एफ का डेरिवेटिव एक्चुअली में ऐसा आएगा, एफ का डेरिवेटिव एक्चुअल में यही आएगा, ई की पावर में इंटीग्रेशन पी इंटू पी, देखो ना, ई की पावर में इंटीग्रेशन पी इंटू पी। तो क्या मैं इसको यूवी डैश प्लस वी डैश बोल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। तो क्या मैं इसको कंबाइन करके ऐसा बोल सकता हूँ कि ये u इंटू वी का होल डेरिवेटिव रहा होगा, u इंटू वी का होल डेरिवेटिव रहा होगा, और आरएचएस को एज इट इज रहने दो। ओके, आई एम वेरी सॉरी, मेरी तबीयत जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मेरे को है ना खांसी होती रहेगी बीच में।
तो थोड़ा यार टॉलरेट कर लेना, है ना। पूरी दुनिया ही बीमार है अभी, क्या करें। हाँ भाई, यार 99% डन। एक लास्ट स्टेप, एक लास्ट स्टेप, और उसके बाद आपके जीवन में उजाला आ जाएगा, मेरा वादा है। अ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ ना अब, आप मेरे को ये बताइए कि डेरिवेटिव ऑफ, छोड़ो वो सब छोड़ो, मेरे पास कोई अगर फंक्शन है एफ डैश एक्स, है ना। ध्रुवम बताना मुझे कि ये फंक्शन का डैश है, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो दोबारा क्या मिलेगा मेरे को। फंक्शन। फंक्शन दोबारा मिल जाएगा, पता है ना, मतलब कभी भी आपको डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करना पड़े तो मतलब वही फंक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको डेरिवेटिव किसका है, ये वाला, ये पूरे मसाला का एफ एक्स इंटू वाई, पूरा बड़ा सा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव एलएचएस में लिखा हुआ है। तो हमने कहा कि क्यों ना अपन इसको इंटीग्रेट कर दे। ठीक है, मैं इंटीग्रेट करूंगा, बिल्कुल करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक समरी दूंगा। इंटीग्रेट करूंगा लेकिन एक समरी दूंगा। तो अपन फिर से स्टार्ट करते हैं कि क्या करा था अपन ने स्टार्टिंग से। हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था। कोई मैथमेटिशियन आए, मैथमेटिशियन बाबा ने हमको बोला कि एक आई एफ होता है, उससे मल्टीप्लाई करो, बहुत फायदा होगा, है ना। तो वो फायदा जो हुआ अपने को आज नजर आया है कि फायदा होने पे क्या होता है कि वो श्रिंक हो जाता है इतने छोटे में। हमने दोनों तरफ आई एफ से मल्टीप्लाई करा। बेटा वो आई एफ क्या होता है, ई की पावर में पी का इंटीग्रेशन। तो आप पी को इंटीग्रेट कर दो, ई की पावर में रख दो, वो आई एफ हो जाएगा। दोनों तरफ आई एफ से मल्टीप्लाई करा अपन ने, तो हमारे पास क्या आया, एक श्रिंक होके बड़ा सुंदर सा डेरिवेटिव बन जाता है, जो कि बहुत मुश्किल से अपने को समझ में आया। ठीक है, अच्छा। तो अब अभी अभी ध्रुवम ने बताया किसी फंक्शन के डैश का इंटीग्रेशन वही फंक्शन हो जाता है। तो ये रहा फंक्शन, इसी का डेरिवेटिव कर रहे हैं और उसी को फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यही फंक्शन दोबारा नहीं आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, सोच कर देखो, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई आ जाएगा, और आर एच एस में जो है वो रहने दो, क्यू ऑफ एक्स इंटू ई की पावर में इंटीग्रल ऑफ पी एक्स। अच्छा, ये एफ ऑफ एक्स किसको माना था मैंने, एफ ऑफ एक्स मैंने इसको माना था, देखिए ये लाल वाले को, ये इसको एफ ऑफ एक्स माना था मैंने, है ना, ई की पावर में इंटीग्रेशन पी एक्स। तो ई की पावर में इंटीग्रेशन पी एक्स dx into y, this is equal to integral of q of x into e की पावर में इंटीग्रल ऑफ p of x, है ना। अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने लास्ट लाइन लिखी है, दिस इज $1,000,000 लाइन। यहीं से आपके सारे क्वेश्चन होने वाले, 4 नंबर आपके जेई मेंस में यहीं पे छुपे हुए। तो कहने का मतलब यह है कि मैं डायरेक्टली आपको यही बता सकता था बिना डेराइव करें, और उससे भी आपका काम हो जाता। बट अभी अपन ने देखा, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो लिखा है मेरे सामने, ये क्या है, आई एफ है, ये आई एफ है, और ये भी देखो आई एफ है, दिस इज ऑल्सो आई एफ। ई की पावर में पी का इंटीग्रेशन आई एफ होता है। तो इसको मैं और अच्छे से शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, ये जो नीचे लिखा है इसको मैं वैसे भी मिटाने वाला हूँ, तो आप इसको बार बार टांगते मत रह जाना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक है, मतलब ऐसा लिख देते हैं अपन, आई एफ, ये रहा आई एफ इंटू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, और ये x का फंक्शन है, तो ऑफकोर्स x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा होगा। ये जो लास्ट वाली लाइन लिखी है ना, इसको अपन अच्छे से रट लेंगे, लिटरली। मैं कभी भी ये वर्ड यूज नहीं करता हूँ, बट अपन इसको रट लेंगे, बिकॉज मैं आपको हर क्वेश्चन में ड्राइव नहीं कराऊंगा। अब जितनी भी मैंने आपको कहानी बताई है, जितनी भी मैंने आपको कहानी बताई है, उन सबका सार, उन सबकी समरी जो है वो एक लाइन में अब सुनो, एक लाइन में सुनो। कभी भी आपको एल डी ई दिखे, एल डी ई दिखे, यहाँ पर देखेंगे अपन, ये रहा एल डी ई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये रही। तो उसमें आप पी आइडेंटिफाई करो, है ना, ऐसे, और क्यू आइडेंटिफाई करो। पी और क्यू आइडेंटिफाई करने के बाद आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब क्या होता है, पी को इंटीग्रेट करना है आपको, और उसको ए की पावर में डालना है। आई एफ आ गया, आई एफ आ गया। अब आपको क्या याद रखना है, आपको ऐसे याद रखना है, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन। बस आपको हर क्वेश्चन में बार बार यही चीज लगानी है। फिर से बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि याद रहे आपको, है ना। वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सिर्फ आर एच एस में होता है। बार बार बोलो ताकि आपको एकदम रटा रहे, समझ में आ रही है ना। वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू आई एफ। आपको इस रिदम में अगर याद रहा तो हर क्वेश्चन में आपको आई एफ निकाल के, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू आई एफ, क्योंकि हमें मैथमेटिशियन ने बताया है कि हर एलडीई को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। उसका डेरिवेशन भी मैंने आपको बता दिया, है ना। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट बोल देता कि ऐसे कर लो ना यार, एक आई एफ होता है, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ। ठीक है, तो मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया थोड़ा हिम्मत करके। अब ये वाला पार्ट जो है इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं, ये तो रफ था।
So every differential equation which is a linear differential equation type can be solved as y into उसका integrating factor है ना equals to integration of q into integrating factor. आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन करेंगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जाहिर सी बात है. तो डायरेक्टली अब अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे. हाँ. ओके, लिखा आप लोगों ने यहाँ तक. अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूँ. सबसे पहले इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर हम थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना. तो इजी क्वेश्चंस जो है देखिए. फाइंड द जनरल सॉल्यूशन of the differential equation और वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? x dy by dx plus 2y is equal to x square where x is not equal to 0 क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है. अब मैं आपको है ना एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगा, मेरी स्पेशल ट्रिक है ना, विच इज बिलियन बिलियन डॉलर्स वर्थ, बिकॉज आपको कहीं नहीं मिलेगी. वो ट्रिक ये है कि क्वेश्चन को देखते ही कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो एलडीई का क्वेश्चन है. हमें कैसे नहीं पता कि वो वेरिएबल सेपरेबल होगा, या अभी अपन ने कल जो होमोजीनियस पढ़ा था वो होगा. हमें कैसे पता कि वो एलडीई ही होगा, और कैसे आप एक नजर में कंफर्म करें कि वो एलडीई है ना. सुनिएगा ध्यान से. देखो, सबसे पहले तो आप हर क्वेश्चन में, हर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में आप y को देखा करो और dy बाई डी को देखा करो. अगर मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, अगर y और dy बाई डी मल्टीप्लाइड नहीं है, इफ दे आर नॉट मल्टीप्लाइड टू ईच अदर, जैसे यहां पर दिख रहा है आपको y और dy बाई डी दूर दूर तक मल्टीप्लाइड नहीं है, दे आर जस्ट एडेड इन सम मैनर. तो अगर वो मल्टीप्लाइड नहीं है तो आप आंख बंद करके लिख देना कि वो एल डी ई है. दैट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर y और y डैश दैट इज डी वाई बाई डी एक्स आपस में मल्टीप्लाइड नहीं है तो आप सोचना ही मत कि वो कौन सा टाइप है. आंख बंद करके एल डी ई बोल देना. मैं सच बता रहा हूँ, क्वेश्चन देख कर लोग क्रैक कर लेते अगर ये वाली ट्रिक पता है तो. चलो, ये तो मैंने आपको बताया, बाद में मैं ट्रिक यहाँ पे लिखवा भी दूंगा. लेकिन फिलहाल फिलहाल ये अपन एनसीईआरटी के तरीके से करते हैं. यहाँ पर देखो डीवाई बाई डी एक्स दिख रहा है, पहले उसको अकेला करने के लिए मैंने यहाँ पे एक्स भी देखा, तो उसको एक्स हटाना पड़ेगा ना, तो उसको एक्स हटाने के लिए उसको अपन एक्स से डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड कर दो एक्स को दोनों तरफ से, तो डीवाई बाई डी एक्स, यहाँ पे एक्स डिवाइड कर देंगे तो डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा. फिर ये 2y/x हो जाएगा, दैट इज 2/x इंटू वाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स के बराबर. ओ माय गॉड, दिस लुक्स स्टैंडर्ड टाइप ऑफ, क्या स्टैंडर्ड टाइप दिखता है ये? डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोई पी का फंक्शन इंटू आई, और आरएचएस में कोई और दूसरा फंक्शन, वो जाहिर सी बात है क्यू हो जाएगा. आ रही है कि बात समझ में? तो यहां से आप जस्ट बाय कंपैरिजन, क्या आप मुझे बता सकते हो कि पी ऑफ एक्स क्या होगा और क्यू ऑफ एक्स क्या होगा? बताइए. ओके, और क्यू ऑफ एक्स एक्स हो जाएगा. गुड. तो ये जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स. दूसरी बात, कभी भी आपको एलडीई का, अब ये तो देखो यार, यहाँ पे मेरी ट्रिक जो मैंने आपको बिलियन डॉलर टिप बताई ना, ट्रिक बताई मैंने, उसकी जरूरत नहीं पड़ी. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बड़ा लल्लू था. हमने देख कर ही बता दिया ना कि यार ये तो यार शक्ल दिख रही है सर, क्या इसमें ट्रिक लगाओगे? डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इसमें क्या ही ट्रिक लगाओगे आप? है ना. ट्रिक मतलब वही कि y और y डैश को देख लिया करो, मल्टीप्लाइड नहीं है तो एलडीई. लेकिन ये तो शक्ल ही एलडीई वाली है, तो इसमें क्या ही ट्रिक लगाना, वैसी वाली बात हो गई. ठीक है. हालांकि ट्रिक लग रही है बट क्या ही लगाना. तो कभी भी आपको एलडीई दिखाई दे, स्टैंडर्ड टाइप ऑफ द फॉर्म, दैट इज एलडीई. ठीक है.
तो ये इसका मतलब दैट इज दिस इज एलडीई, ये एलडीई है। तो हमेशा 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 जब भी आपको एलडीई दिखाई दे, सबसे पहले आप है ना आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के बैठ जाया करो। हमेशा कभी भी आपको एलडीई पकड़ में आ गया तो हमेशा आईएफ निकाल दो। आईएफ क्या होता है, देखो 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 देखो, नहीं देखोगे, पी का इंटीग्रेशन और उसको आप ई की पावर में डाल दो बस। तो पी का इंटीग्रेशन। हाँ, अब मैंने आपको यार ऊपर ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि आई एफ आया कहाँ से, ये मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया था। इसका भी एक लंबा सा एक्सप्लेनेशन है, एक्चुअल में रिसर्च करी गई थी और रिसर्च करके पाया गया था कि यार ये वाला जो ई की पावर में इंटीग्रल पीडीएक्स होता है, इससे हमको ज़्यादा फायदा होता है। इससे बहुत अच्छे से एलडीई सॉल्व हो जाती है ना। ऑब्वियसली लॉट ऑफ हिट एंड ट्रायल्स मस्ट हैव बीन डन। तो उसमें आपको लोड नहीं लेना है कहाँ से आया है ना। आप बस ये देखो कि आई एफ है और आई एफ का वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। तो पी ऑफ एक्स क्या है बेटा, 2/x। अच्छा इधर देखो, मैंने ये 2/x को क्यों बोला पी एक्स, क्योंकि y के साथ जो भी मल्टीप्लाइड होता है वो सारा कचरा पी ऑफ एक्स होता है। तो ये हो गया अपने पास 2/x इंटू डी एक्स। अच्छा, ई की पावर में 2/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एनी वन, 2 × ln x। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ई की पावर में ln ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ, अब मेरे को बताओ कि ये इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ई की पावर में ln एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। तो हमको आई एफ पता चल गया, एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आई एफ लिख दिया करो, इसके पैसे नहीं लगते। आई एफ लिखने के पैसे नहीं लगते हैं, और आई एफ हमेशा काम आएगा, हमेशा 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 काम आएगा। तो आपने जैसे ही आई एफ लिखा, तो वही आपको बस वही एक चीज, एक स्लोगन याद होना चाहिए। कौन सा स्लोगन, दूसरी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। ये याद है ना। उसी तरह आपको ऐसा भी याद होना चाहिए, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू आई एफ, है ना, का इंटीग्रेशन। वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रल। मैं इसको अंग्रेजी में याद रखता हूँ, जल्दी याद हो जाता है। वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है। अच्छा, मैं इसको और शॉर्ट में याद रखता हूँ, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू आई एफ। ये सबसे बेस्ट तरीका याद रखना, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू आई एफ। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप मेरे से पूछ भी नहीं सकते सर क्या सबूत है, मैंने आपको पूरा प्रूफ करके दिया भाई कि ये ऐसे सॉल्व हो जाता है। सॉल्व करेंगे, 2-4 क्वेश्चन में समझ में आने लग जाएगा। हाँ प्रणव बोलो। तो देखो, इधर देखो प्लीज, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर। वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ माई गॉड प्रणव, एक्स स्क्वायर कैसे आया ये पूछ रहे हो मेरे से। अरे यार, बहुत दुख की बात है ये तो। फिर देखो भाई, क्या होता था ना, मैं आपको हिंट देता हूँ। हमने लॉग के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ए की पावर में लॉग ऑफ एक्स बेस ए। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम होती थी, आइडेंटिटी। इसका आंसर एक्स होता था। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है लॉग का बेस और ये एक्सपोनेंट दोनों बराबर है। उसी तरह से यहाँ पर भी ln का बेस ई होता है। तो ये बेस, एक्सपोनेंट और बेस दोनों बराबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट के बराबर। आया समझ में। ऐसी गलतियां ना करो प्लीज, है ना। ऐसी गलतियां मत करो। मेरे टीचर जो है ना, सच बता रहा हूँ, बाहर निकाल देते थे। ये बहुत बेसिक चीज़ है, और इस तरीके से आपको अभी पता होना चाहिए। ध्यान में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी आ गया ना ध्यान में, मैं तो बता दूंगा आपको। लेकिन मेरे को डर इसलिए लगता है क्योंकि मेरे को मेरे टीचर का रिएक्शन याद आ जाता है। तो क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स क्या था, अरे ऊपर जाके देखो यार, मैं तो भूल गया। क्यू ऑफ एक्स था एक्स के बराबर, ठीक है। तो क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब ये रहा क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर, और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया भाई। इसका डेरिवेशन डरावना था, क्वेश्चन डरावने नहीं होते। तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। खत्म, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं अपन। टू लाइनर है ये, टू लाइनर टेक्निकली देखा जाए तो। वंस यू हैव फाउंड आई एफ फाउंड करने के बाद वाई आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू आई एफ, वाई आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू आई एफ। दिस इज योर फाइनल आंसर। आ रही है कि बात समझ में। हाँ, सबसे ज्यादा अपन ने जो आज समय वेस्ट करा है, वेस्ट करना मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं प्रूफ हमेशा स्किप करने पे बिलीव करता हूँ। मेरे को मन नहीं होता प्रूफ बताने का, बट मैंने आज आपको बताया जो प्रूफ, उसमें अपना टाइम वेस्ट हुआ है। उस प्रूफ से अपने को ये चीज पता चली है, एक्चुअली दैट इज इंपॉर्टेंट। उससे आज अपने को कम से कम पता तो है कि ये आया कहाँ से, है ना। ये आया कहाँ से अपने को पता है। तो हमेशा हर एलडीई के क्वेश्चन में आप ऐसे ही प्रोसीड करें। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, लेट अस सी आप कर पाते हैं या नहीं।
ओके, अगला सवाल लिखिए। cos स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू tan एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x का जो रेंज है वो 0 से 90, मतलब जो भी x होगा वो एक्यूट होगा। तो tan x cot x जो भी है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे सब पॉजिटिव होंगे। चलिए सारी बातें एक तरफ, मान लो आप आईआईटी का एग्जाम दे रहे हो, है ना, सुन के थोड़ी सी धड़कन तेज हो जाती होगी, मतलब जेई मेंस दे रहे हो आप, और जब आप एग्जाम दे रहे हो आपके सामने ऐसा कुछ सवाल आ गया, तो आप समझ गए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको ये पता करना है कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, वो तो देखकर समझ में आ जाता है कि नहीं है। आप कोशिश करोगे क्या ये होमोजीनियस है, वो भी देख कर समझ में आ जाता है। बट अगर आपको इस कंफ्यूजन से बचना है तो हमेशा ये चेक कर लिया करो कि y और dy बाई डी एक्स आर दे मल्टीप्लाइड आपस में। इफ दे आर मल्टीप्लाइड, इफ दे आर मल्टीप्लाइड तो फिर तो अच्छा, सॉरी मैं कुछ उल्टा बोल गया। अगर ये मल्टीप्लाइड नहीं है तो फिर ये एल डी ई है। इफ दे आर नॉट मल्टीप्लाइड देन दिस इज एल डी ई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी देख चुका ना, y अलग है और डी वाई बाई डी एक्स अलग है, तो पक्का एल डी ई है। अब आप इसको एल डी ई की शक्ल में ले आओ। एल डी ई की शक्ल में लाने के लिए डी वाई बाई डी एक्स को खाली करना पड़ेगा, तो ये जो आइटम है कॉस स्क्वायर, इससे डिवाइड करना होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस, डिवाइड कर दूं कॉस स्क्वायर से दोनों तरफ, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y अपॉन कॉस स्क्वायर। y अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा tan एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, tan एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को अगर आप सामने नहीं देखोगे तो फिर डाउट पूछोगे, क्या मैं tan एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसा लिख सकता हूँ, tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स? क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। ठीक है, नाइस। अब आप मेरे को सबसे पहले वो चीज लिख कर बताएंगे जिसके पैसे नहीं लगते। क्या फंक्शन p क्या है, फंक्शन q क्या है? तो p फंक्शन क्या है जल्दी बताइए मुझे। p फंक्शन है सेक स्क्वायर एक्स। q फंक्शन क्या है, tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, आप क्या करो कि p का इंटीग्रेशन कर दो, है ना, और उसको e की पावर में डाल दो, बस। ये आई एफ से मल्टीप्लाई करने से चमत्कार हो जाता है। अपन ने ऊपर देखा ना क्या चमत्कार हुआ था, तो वो चमत्कार हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे, आई एफ पहले निकालेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो e की पावर में p का इंटीग्रेशन, तो e की पावर में इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स, तो e की पावर में tan एक्स आ रहा है आपके पास आई एफ। ठीक है, अब वही दूध सी सफेदी निरमा से आए वाला स्लोगन, क्या होता है स्लोगन भाई इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है अमर, आपका आंसर एकदम सही आया है, परफेक्ट परफेक्ट। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे, e की पावर में tan x, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q, मतलब tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटू आई एफ, वॉट इज आई एफ, आई एफ इज ई की पावर में tan, तो e की पावर में tan x, दिस इज आई एफ। दिख रहा है ना आपको, ये रहा q और ये रहा आई एफ। नहीं देखा तो आप क्या करूँ अब मैं, ये रहा q और ये रहा आई एफ। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो आर एल एच एस तो बेटा खत्म है, एल एच एस में तो आपको कुछ करना ही नहीं, हाथ भी नहीं लगाना होता है, एल एच एस हमेशा सॉर्टेड होता है। आर एच एस में ही इंटीग्रेशन होता है। तो लेटेस्ट सी कि वो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आप मेरे को बता सकते हैं क्या करना चाहिए इस इंटीग्रेशन में मुझे, कोई भी tan फंक्शन। x tan एक्स को टी रख देना, बेहतरीन, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये डी टी हो जाएगा। तो मैं मन ही मन में कर रहा हूँ। देखो अब हम इतने बड़े हो गए ना, बोर्ड एग्जाम में लिख देना आप भले ही डिस्क्रिप्टिव वे में, बट मैं रियल लाइफ में इसको ओरली ही करता हूँ। tan एक्स को टी रखेंगे तो क्या बन जाएगा, e की पावर में टी, और ये भी टी हो जाएगा, और ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स पूरा डी टी में, तो टी डी टी, e की पावर में टी इंटू टी डी टी इंटू टी डी टी का इंटीग्रल। ठीक है, अच्छा, मतलब y इंटू ई की पावर में tan x, दिस इज इक्वल टू, हाँ अरे ये कैसे करे, ये तो मैं होना हो से निपटा दूंगा, देखो कैसे, e की पावर में t इंटू, क्या करा मैंने यहाँ पे,
देखो मैंने क्या करा यहाँ पे, +1 और -1 कर दिया। क्यों? क्योंकि e की पावर में t+1 अगर होता, सोचो, तो ये फंक्शन और ये रहा फंक्शन का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव 1 ही तो होता है। तो मैंने वो होना हो बनाने का प्रयास किया। आप चाहे तो डायरेक्ट बाय पार्ट्स लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे चालाकी दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे e की पावर में t+1 का इंटीग्रेशन अलग किया मैंने, माइनस e की पावर में t dt अलग किया। तो ये हो ना हो गया, दिस इज हो ना हो, मतलब e की पावर में t इंटू फंक्शन, माइनस ये तो e की पावर में t हो गया, और ये हो गया y इंटू e की पावर में tan x। ठीक है, प्लस कांस्टेंट, आखिरी स्टेप में जब सारे इंटीग्रेशन हो जाए तब कांस्टेंट लगाए। अब आप t की जगह दोबारा से tan x रख सकते हो, तो t की जगह tan x रख दोगे तो e की पावर में tan x इंटू tan x। अच्छा, मैं e की पावर t को कॉमन ले लूंगा तो सोचो tan x -1 आएगा, प्लस c, ये हो जाएगा y इंटू e की पावर में tan x का वैल्यू। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आ गया आपके पास y, खत्म। ठीक है, मैं बताता रहा हूँ, मैंने बोला था ना, शुरुआत में अंधेरा है बाद में बहुत उजाला है, ये बहुत आसान होते हैं, इसका डेरिवेशन बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, जनरली डेरिवेशंस हम लोग स्किप कर देते हैं इसीलिए, लेकिन आज अपने को कम से कम डेरिवेशन पढ़ा है तो मतलब भी पता है कि ये आया कहाँ से, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ आया कहाँ से। अच्छा, ठीक है, नाउ वी आर क्वाइट रेडी फॉर एलडी, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ एलडी। ठीक है, तो मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ। अब क्वेश्चन का लेवल जो है वो धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अब अपन स्पीड से कर सकते हैं, तो नेक्स्ट हाफ एन आवर अपन बहुत फास्ट सॉल्व करने वाले। ठीक है, क्योंकि अब उजाला आ चुका है। तो 2 dy/dx प्लस 2xy। अच्छा, एक और चीज मैं जो भूल रहा हूँ वो ये है कि मैंने आपको ट्रिक बता तो दी लेकिन ट्रिक लिखवाई नहीं। आई होप आपने खुद लिख दिया होगा, क्योंकि हमारे टीचर तो कभी भी ट्रिक बता देते थे, बोलते थे, फिर हमारे ऊपर है कि हम लिख पा रहे हैं या नहीं। तो मैं तो खैर लिखवा देता हूँ आपको हमेशा। यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर आप टिप टिप बरसा पानी या ट्रिक, है ना, वो टिक टिप और ट्रिप क्या है कि अगर इफ y एंड dy/dx, if y and dy/dx are not multiplied, are not multiplied, then it is 100% लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टिप ने मेरे को एज ए स्टूडेंट बहुत बार बचाया है। ठीक है, और बच्चों को भी बहुत बार बचाया है ना। लास्ट ईयर, नहीं लास्ट ईयर नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था एलडीई का मेंस में। तो उस क्वेश्चन में ना पकड़ में नहीं आ रहा था कि कौन सा टाइप है, वो वेरिएबल सेपरेबल भी लग रहा था थोड़ा मेहनत करने पे, और एलडीई भी लग रहा था, लेकिन उसमें तुरंत y और dy/dx देखा और एलडीई पकड़ में आ गया। तो अपने को क्या मेहनत नहीं, जैसे यहाँ पर, इधर देखो, आप कुछ मत देखो, सबसे पहले आप पूरे क्वेश्चन में y को ढूंढो, ये रहा y, और फिर dy/dx को ढूंढो, ये रहा dy/dx। क्या y और dy/dx मल्टीप्लाइड है? नहीं। इफ दे आर नॉट मल्टीप्लाइड, आंख बंद करके आप इसको एलडीई समझ लो और एलडीई का फॉर्मेट बना लो। वैसे तो आपको एलडीई का फॉर्मेट दिख ही गया होगा, ये रहा पी ऑफ एक्स और ये रहा क्यू ऑफ एक्स, दिख गया ना। लेकिन क्या होता है ना, जब आप जेई का एग्जाम दोगे ना, इतनी आसानी से दिखेगा नहीं, अगर दिख भी रहा होगा तो प्रेशर प्रेशर में क्या पता आप लोग ना देख पाओ। तो शांत रहने के लिए ये सारी ट्रिक्स बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये एलडीई है 100%, लेकिन मैं इसका स्टैंडर्ड अपीयरेंस जो है एक बार और लिख देता हूँ। तो dy/dx प्लस 2x/1 + x² इंटू 1 × y, और 1/1 + x² × x। ये ठीक है, कोई दिक्कत? क्या करें अपन, वो काम कर ले जिसके पैसे नहीं लगेंगे हमें। हम्म,
देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे पी ऑफ एक्स। क्या है बेटा पी ऑफ एक्स? ये रहा 2x अपॉन 1 + x²। क्यू ऑफ एक्स तो मेरे को पता ही है। क्यू ऑफ एक्स क्या है? 1/1 + x² का स्क्वायर। अब पी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं और उस इंटीग्रेशन का वैल्यू ई की पावर में डाल देंगे, वो हो जाएगा आपका आई एफ। तो आई एफ निकाल के पहले बैठ जाया करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, सुन रहे हो तो मैं बता देता हूँ। आपको पता है जो छोटा मोटा एग्जाम होता है ना, MSCET टाइप का एग्जाम हो गया, उसमें ना कई बार क्वेश्चन इतना ही होता है कि आई एफ क्या है बस। कई बार क्वेश्चन इतना होता है कि बस आई एफ निकाल दो, सॉल्व मत करो। ठीक है, तो ओरली निकाल सकता हूँ। कोई बच्चा अगर बहुत बहुत तेज है तो ये वाले आइटम का इंटीग्रेशन करना है, मैं ना इंटीग्रेशन एकदम मेंटली कर सकता हूँ, सच बता रहा हूँ। ये रहा इंटीग्रेशन का आंसर, 2 सेकंड में मैंने कर लिया। और इसको ई की पावर में डालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आप सुपर फास्ट तरीके से दिमाग चला सकते हो तो ये रहा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे निकाला है वही बच्चा समझ पाएगा जिसको इंटीग्रेशन आता है। इसका इंटीग्रेशन मैंने कैसे किया होगा, टी रखा होगा ऊपर dt, dt/t ln t, ln ऑफ डिनोमिनेटर ई की पावर में ले लो, ये खत्म खत्म। ये वाली तेजी चाहिए मेरे को आप पे, और जब तक ये वाली स्पीड नहीं आती तब तक आप उस चैप्टर को हमेशा पढ़ते रहा करो। ठीक है। हाँ ध्रुवम, आपका तो आंसर ही आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ई की पावर में ई की पावर में 2x/1 + x² का इंटीग्रल, ये हो गया आई एफ के बराबर। तो आई एफ का वैल्यू आ जाएगा आपके पास ई की पावर में ln ऑफ 1 + x²। मैं तो आजकल बताता ही नहीं हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने क्या किया है। मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग गजब के एक्सपर्ट हो, एंड आई एक्चुअली मीन इट। मैं आप लोगों पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी करता हूँ। ठीक है, कोई और बैच होता तो मैं कभी भी इतना ज्यादा स्किप नहीं करता हूँ। आप कोई भी मेरा लेक्चर देखोगे ना, आपके बैच में ही मैं स्टेप्स स्किप कर पाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग समझ पाओगे, आप लोग बहुत बेसिक से पढ़ाई करते हो। ठीक है, थोड़ी तारीफ हो गई, अच्छी बात है। हाँ भाई, तो दूध सी सफेद निरवा से आए, और ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है इंटीग्रल क्यू एक्स इंटू आई एफ बन जाए। ठीक है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो जाएगा 1 + x²। y इंटू 1 + x², दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स क्या है? 1/1 + x² का होल स्क्वायर, है ना, और इंटू आई एफ कितना है? 1 + x² dx। क्या बात है, दो कौड़ी का क्वेश्चन हो गया। अभी ये कटा और ये कटा। RHS का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1/1 + x² का इंटीग्रेशन। प्रणव तुमको फॉर्मूला याद हुआ अभी? tan−1x + c, और ये हो जाएगा y इंटू 1 + x²। ये सारे फॉर्मूले मैंने तुमसे एक दिन पूछे थे, तुमने मेरे से 2 दिन मांगे थे, याद है? पता नहीं वो 2 दिन कब आएंगे। सर 2 दिन दे दो, कर लेना बेटा, याद है ना? देखो मैं तो क्या ऑनलाइन में घुस के आपके पीछे पढ़ नहीं सकता हूँ, लेकिन आप लोग जिम्मेदार हो, है ना, रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। फॉर्मूले याद कर लेना। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन ना ये वाला क्वेश्चन जो है, मैं आंख बंद करके, मैं क्या, मेरी दादी माँ जो भी इस दुनिया में नहीं है वो भी बता देगी आंख बंद करके कि ये LDE का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि y और dy/dx दे आर नॉट मल्टीप्लाइड, दे माइट बी डिवाइडेड। आप ऐसा लिख सकते हो कि dy/dx अपॉन y, बट दे आर नॉट मल्टीप्लाइड ना। एंड एज लॉन्ग एज दे आर नॉट मल्टीप्लाइड इट इज 100% LDE। आप इसको LDE की शक्ल दे दो। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन अभी इसको होल्ड पे रखते हैं अपन। क्यों होल्ड पे रख रहे हैं ना, प्लीज पुट इट ऑन होल्ड। 1 मिनट मेरे को थोड़ा सा देख लेने दो। हाँ इसको होल्ड पे रखे, ये उल्टा केस है, ये उल्टा केस है। एक्चुअल में इसको आप है ना dy/dx से नहीं dx/dy से करते। तो मैं आपको पहले समझा दूंगा फिर करेंगे, आप चिंता ना करें। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ ये वाला कंसेप्ट, फिर अपन इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्या होता है ना, कई बार आपको इसी का एक और वेरिएशन, अनदर वेरिएशन मिल जाता है LDE का, अनदर वेरिएशन ऑफ LDE।
इसको मैं क्या कहता हूँ, रिवर्सल कहता हूँ, रिवर्स्ड वेरिएशन। हाँ, ये एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, क्योंकि मैं भी एज ए स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो जाता था। अपन ने क्या पढ़ा है ना, देखो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ये पढ़ा है अपन ने पक्का? ये पढ़ा है ना अपन ने? हाँ। अब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको है ना y और x में अदला बदली करके एक फंक्शन मिल जाता है, वो भी लीनियर होता है। यार मैं यहाँ पे y की जगह अगर लैम्डा लिख देता हूँ और x की जगह म्यू लिख देता हूँ, तो इसका एसेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। अब अपना y का काम लैम्डा करेगा और x का काम म्यू करेगा, डी लैम्डा बाई डी म्यू इज इक्वल टू पी ऑफ म्यू इंटू लैम्डा, ऐसा कुछ कुछ दिखेगा। तो आप कोई भी अल्फाबेट डाल सकते हो। तो ये लोग क्या करते हैं कि इसका एक वेरिएशन बनाते हैं जिसमें आप है ना x की जगह y और y की जगह x कर दोगे, y और x की अदला बदली। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, p ऑफ y इंटू एक्स इज इक्वल टू q ऑफ y। आ रहा है समझ में? यहाँ पे q ऑफ x हुआ करता था, अब q ऑफ y हो गया। यहाँ पे p ऑफ x हुआ करता था, p ऑफ y हो गया, है ना। और जहां जहां y होता था वहां x हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और ये भी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बस अल्फाबेट्स की अदला बदली कर दी गई, बोथ आर एलडीई, है ना। लेकिन ये वाला जो एलडीई है ये इसी का एक थोड़ा सा दूसरा वर्जन है। खुशखबरी ये है कि आपके एनसीईआरटी में भी ये है। पहली बात तो मैं बैड न्यूज सुनाता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये वाला पार्ट है, और गुड न्यूज ये है कि डिलीटेड है सिलेबस से। तो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बाय चांस है ना ये चीज पढ़ रहे हो तो दिस इज डिलीटेड, यू डोंट हैव टू स्ट्रेस अबाउट इट। बट इन जनरल अगर आप पढ़ रहे हो तो भी कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। अभी क्या सब कुछ उल्टा हो जाएगा यार इसमें, सब आगे देखेंगे प्लीज। इसमें क्या हो जाएगा, पहले क्या होता था इधर, y नहीं देखोगे क्या? हाँ इधर देखो, जो लिखेगा पाप पड़ेगा, आगे देखो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ। ठीक है, इधर उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x इंटू आई एफ, जहां y है वहां पे x हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल q। अच्छा q किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है इस बार, q इंटू आई एफ, और y का फंक्शन है इसलिए dy लिखेंगे। यहाँ पे x का फंक्शन था इसलिए अपन dx लिख रहे थे। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, क्यू ऑफ एक्स इंटू आई एफ, ऐसा। तो ये इधर उल्टा हो जाएगा ना। अब यार जहां पर y था वहां पर x आ जाएगा, और जहां पर x था वहां पे y हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग बस आपका चकरा जाता है, और कुछ नहीं है ना। बाकी क्वेश्चंस तो सॉल्वेबल होते हैं, प्लीज राइट इट डाउन। और इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, देखते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि e की पावर में आप डाल दो क्या, p का इंटीग्रेशन, p dx। अरे यार p का इंटीग्रेशन डालते थे ना। हाँ p किसका फंक्शन है, अभी p y का फंक्शन हो गया, तो अब आपको p को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बस थोड़ा सा उल्टा सोचना होता है। ठीक है, ये लिख डालो। फिर अपन एक सवाल करते हैं, इसी का उल्टा वाला सवाल। सर dy/dx माइनस p ऑफ x से फर्क नहीं पड़ता है ना उससे? समझा नहीं मैं। dy/dx माइनस p ऑफ x इनटू y इज इक्वल टू q ऑफ x, अगर ऐसा होगा तो फिर उस माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, नहीं मतलब पड़ेगा, सेम ही लगेगा। क्योंकि आप उसको फिर प्लस इंटू माइनस ऑफ पी ऑफ एक्स लिख देना। हाँ समझ रहे हो ना, आप उसको हाँ। स्टैंडर्ड में तो बना ही सकते हो, और फिर जो भी y के साथ मल्टीप्लाई होता है वो पूरा का पूरा p में आ जाएगा, उस पूरे को p मानेंगे अपन, है ना। ओके सर, कॉलेज में जाना है जर्नल सबमिशन के लिए, चले जाऊं क्या? चले जाओ यार जाओ जाओ जाओ, तुम्हारे कॉलेज वाले ना इनको पाप पड़ेगा बहुत, जीना हराम कर दिया है, रोज देख रहा हूँ मैं। तो अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। जाओ बेटे जाओ जाओ जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। अ, सबसे पहला सवाल जो है वो ये है, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन पहले करा रहा हूँ, फिर जो अपन ने अभी लिख के इरेज करा था वो उसके बाद करेंगे, वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो मेरा आइडिया हमेशा ये होता है कि इंसान हमेशा इजी क्वेश्चन से सीखता है ना। मास्टर बनने के लिए आपको बेसिक्स आना चाहिए। तो पहले ये करते हैं अपन, 2y
ln ऑफ y प्लस y माइनस x, ये वाला सवाल। पूरी दुनिया बीमार है और उनको प्री बोर्ड लेने हैं। हाँ यार, दिमाग खराब हो गया, सच में दिमाग खराब हो गया मेरा। मैं पिछले 4-5 दिन से देख रहा हूँ आप लोगों को परेशान कर दिया इन लोगों ने, क्या करें, उनकी फॉर्मेलिटी है। ओके, अब ये सवाल देखो, सबसे पहले तो यार, है ना, आराम से इस सवाल को देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको कि dy बाई डी एक्स वगैरह 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 दिया हुआ है। अगर आप इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो तो आप शायद फंस जाओगे, है ना। करके देखे क्या, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है एक्चुअली, क्योंकि यार ये पूरा आइटम इससे मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, करके देख ही लेते हैं। मैं रफ में कर रहा हूँ, आप लिखे ना तो भी चलेगा। 2y इंटू एल एन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, एक चीज आपको समझ में आ गया होगा, माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू वाई। मैंने जो आपको मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर ट्रिक बताई थी ना, वो यहाँ पे फेल हो गई। y और डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो गए, तो आप समझ जाइए कि ये एल डी ई टाइप 1, मतलब सिंपल एल डी जो अपन ने पढ़ा था ना, नॉर्मल वाला, इंसानों वाला, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। 100% दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एल डी ई। हो सकता है वो दूसरा फॉर्म हो, बट ये पहला फॉर्म तो डेफिनेटली नहीं है। तो ये एल डी ई तो नहीं बन रहा है आपका। क्या ये कोई और तरीके से सॉल्व हो सकता है? यार देखो, फंस रहे हो आप, बार बार डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, 3 दफे आ रहा है ना। हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स एक ही दफे आए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स एक ही बार नजर आता है, बाकी सब फिर कुछ भी दूसरा आइटम चल रहा होता है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स अकेला होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स जब अकेला था, है ना, आप लोग देखोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जब डी वाई बाई डी एक्स अकेला था, तो आपकी जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट वाज नॉनसेंस। कोई मीनिंग बन रहा है इस बात का, कोई सेंस है इस बात का? नहीं है ना, और हमें लग भी नहीं रहा है ना, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स अकेला है, आपको कोई और दूसरा फॉर्म मिल नहीं रहा है। तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे सॉल्व। हम क्या करते हैं, कभी कभी, पहली बात तो अब आप इसको, है ना, मान लो मैं अगर एज ए स्टूडेंट जेई का एग्जाम दे रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आएगा कि क्या इसको वेरिएबल सेपरेबल किया जा सकता है। वेरिएबल सेपरेबल जैसे कि क्या यहाँ पर मैं सारे वाई के वेरिएबल और सारे एक्स के वेरिएबल अलग कर सकता हूँ क्या, जैसे वाई वाई वाई। हाँ, ये शायद अलग किए जा सकते हैं, शायद, शायद किए जा सकते हैं, और एक्स भी अलग किया जा सकता है। तो दिस माइट बी अ वेरिएबल सेपरेबल, अदरवाइज नहीं हो रहा है, नहीं होगा वेरिएबल सेपरेबल, नहीं हो रहा है। तो मैं सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल सोच लेता हूँ। होमोजीनियस तो ये है ही नहीं, क्योंकि वाई बाई एक्स क्रिएट होता नजर आ ही नहीं रहा है, दिस इज नॉट होमोजीनियस। तो ये एल डी ई लग रही है। अब एल डी ई का ये दूसरा टाइप हो सकता है, डी एक्स बाई डी वाई वाला, वो देखते हैं अपन कैसे। ये डी वाई बाई डी एक्स जो है ना, इसको उल्टा करके देख लिया करो। कभी भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, एग्जाम में फंस जाओ, चिंता होने लगे, है ना, तो आप क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स को उल्टा कर दो। तो रेसिप्रोकेट कर दो दोनों तरफ, दोनों तरफ रेसिप्रोकेट कर दोगे तो डी वाई बाई डी एक्स का उल्टा हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई, और ये हो जाएगा 2y इंटू एल एन वाई प्लस वाई माइनस एक्स, होल थिंग डिवाइडेड बाय वाई। आ रहा है क्या समझ में? हम्म, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, या फिर लेट अस डू बंटवारा बंटवारा। बंटवारा बंटवारा करोगे तो क्या होगा, ये आइटम अपॉन वाई करेंगे तो वाई वाई कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, 2 इंटू एल एन ऑफ वाई प्लस, फिर ये देखो वाई अपॉन वाई करेंगे तो किस क्या आ रहा है, फिर से 1 आ रहा है। फिर ये देखो यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन वाई करेंगे, ये हो गया डी एक्स बाय डी वाई।
अब देखो सबको LHS में बुला लो, तो dx बाय dy, हाँ ये वाला जो आएगा प्लस x बाय वाई को मैं ऐसा लिख दूं 1 बाय वाई इंटू एक्स, ठीक है। और RHS में जो है आप रहने दो इसको 2 ln y प्लस 1 RHS में रहने दो, 2 ln y प्लस 1 को RHS में रहने दो। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा वाला स्टैंडर्ड फॉर्म? ये वो वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा वाला? dx बाय dy वाला। तो उसमें क्या होता था, जो फंक्शन होता था p, पहले तो x का हुआ करता था, अब y का होगा। आराम आराम से सोचा करो। और यहाँ पर x हुआ करता है और यहाँ पर फंक्शन ऑफ y हुआ करता है ऐसे, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको अपन? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर में इंटीग्रल किसका? p का। p फंक्शन क्या है यहाँ पे? 1 बाय वाई। p फंक्शन है 1 बाय वाई, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे y के फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो e की पावर में ln ऑफ y आ रहा है, ठीक है। प्रणव अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो इसका आंसर y होता है, पता है ना कैसे होता है? हाँ ठीक है। तो अब अपन फाइनल देखते हैं। तो क्या लिखते हैं अपन? y, इसमें उल्टा लिखेंगे ना। मैं क्या लिखता था नॉर्मली, व्हाट आई यूज्ड टू राइट कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे। थोड़ा उल्टा सोचना पड़ता है ना, दिमाग कंफ्यूज होता है, जरूर मानता हूं मैं। तो y, बस y की जगह x करना है आपको। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q। q किसका फंक्शन है? अभी y का ही फंक्शन है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बस अगर आपने इतना बैरियर क्रॉस कर लिया तो इनफ है फिर। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज y, दिस इज इक्वल टू q ऑफ x। व्हाट इज q ऑफ x? q ऑफ x है आपके पास 2 ln y प्लस 1। 2 ln y प्लस 1, ये कहाँ से आया? q ऑफ x। ऊपर जाओ और ये जो RHS में जो भी आइटम लिखा होता है पूरा q हो जाता है, ठीक है। इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? y, y। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू, ऐसे लिख देते हैं इसको, 2 टाइम्स y ln y का इंटीग्रल प्लस y का इंटीग्रल अलग से, ठीक है। हाँ जी, y ln y का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? आइलेट रूल से, आई एल ए एल्जेब्रिक। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ln y का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y dy प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। ये हो जाएगा x इंटू वाई का वैल्यू, ठीक है। तो x इंटू वाई का वैल्यू हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू ln y, और ये y से y कट जाएगा, हाफ आ जाएगा बाहर, ठीक है। और y का इंटीग्रेशन क्या होता है? वाई स्क्वायर बाई 2, तो वाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा क्या? वाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है। अच्छा यहाँ पर बाहर एक 2 मल्टीप्लाइड है ना, मे बी आई एम मिसिंग दैट। तो ये 2 रहेगा इधर और यहाँ पे, तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो वी विल हैव ओनली वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये और 2 भी कट जाएगा। सोचने दो यार, बड़ा खतरनाक काम है। ये 2 कट जाएगा तो वाई स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा सिर्फ, है ना। और ये वाई स्क्वायर बाई 2 और वाई स्क्वायर बाई 2 कटेगा आखिर में, ये दोनों कट रहे हैं। तो हमारे पास आ रहा है एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू एल एन ऑफ वाई प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था ना ये, मैंने बोला था इसका एक ही टाइप थोड़ा सा मुश्किल होता है, अदरवाइज तो आपका चैप्टर मैंने वर्चुअली खत्म करा दिया है। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो खत्म हो गया, चैप्टर ही खत्म हो गया, लफड़ा ही खत्म।
जेई पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ 2-3 बातें और बताऊंगा मैं आराम आराम से। पहले आप इतना लिखें, ठीक है। हम लोग अभी इसका कम से कम 1 या 1.5 लेक्चर और लगेगा हमें, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल बाय इंस्पेक्शन पढ़ना है अपने को, एंड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एलडीई पढ़ना है। एक और सवाल लिखते हैं, एक्स प्लस 2y क्यूब। कल अपन इसके पीवाईक्यूज करेंगे, है ना, काफी पीवाईक्यूज मैं आपको कल ही करा डालूंगा। अगर कल सिलेबस खत्म हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो और अच्छी बात है, ठीक है। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन सॉल्व करके, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले क्या इसमें y और dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड है? नो, दे आर नॉट मल्टीप्लाइड। तो मेरे को, अच्छा हाँ मल्टीप्लाई हो गया ना यार, ओ हो, देखो देखो देखो, अनर्थ हो गया। ये जो y क्यूब है और ये dy बाई डी एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाइड है ना। तो मैं जो आपको बात कर रहा था कि अपन देख कर बता सकते हैं, उस समय मैंने शायद गलत बोल दिया था जल्दबाजी में, बट अभी सही बता रहा हूँ मैं आपको। ये दोनों मल्टीप्लाइड है, y और dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड है, तो आप समझ जाओ कि ये एलडीई नॉर्मल वाला तो नहीं है, हो सकता है उल्टा वाला हो। तो दो तरह का एलडीई अपन ने पढ़ा है। पहला वाला कौन सा पढ़ा है? सीधा वाला, एंड दूसरा वाला उल्टा वाला। ये सीधा एलडीई, ये उल्टा एलडीई। तो सीधा या उल्टा में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। देखेंगे अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सीधा एलडीई तो नहीं है। क्या ये सिंपल वेरिएबल सेपरेबल है? क्या आप यहाँ पे आप एक्स और वाई का वेरिएबल अलग अलग कर सकते हो? करके देख लो, नहीं कर पाओगे। एक्स और वाई का वेरिएबल अलग अलग नहीं कर पाओगे। ट्राई करना है, मैं करके देखता हूँ। देखो, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। हर कलो करो इसको, एक्स और वाई को अलग करो, नहीं कर पाओगे ना, एक्स और वाई एकदम चिपका हुआ है। आप ट्राई कर लो, कितना भी ट्राई कर लो, नहीं कर पाओगे। आप इन दोनों को वाई वाले टर्म को एक साथ लिखोगे, फिर ये डी वाई बाई डी एक्स बेचारा अंदर फंस जाएगा। फिर ये होमोजीनियस भी नहीं है। अगर ये वी एस नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, ये होमोजीनियस भी नहीं है, क्योंकि एलएचएस में डिग्री अलग चल रही है, आरएचएस में अलग चल रही है, और तो होमोजीनियस है ही नहीं वैसे तो, वाई बाई एक्स भी नहीं बन रहा है, एलडीई ही है। सीधा एलडीई तो ये नहीं है, क्योंकि वाई और डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो रही है। मेरी ट्रिक अगर आपको, आपने पढ़ी है ना, आपने बस सुन लिया मेरी ट्रिक को, तो इसके बाद आप उल्टा एलडीई पे अपने आप चले जाओगे, क्योंकि सीधा एलडीई तो ये है नहीं। तो हम उल्टा एलडीई पर जाएंगे अगर। तो उल्टा एलडीई क्या कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स तो लिखो आप, लेकिन फिर डी एक्स बाई डी वाई कर दो उसको। तो ये रहा डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा वाई अपॉन एक्स प्लस 2y क्यूब। उल्टा इसको कर दे आप डी एक्स बाई डी वाई, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2y क्यूब अपॉन वाई आएगा। अपॉन वाई को मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत किसी को? रोना तो नहीं आ रहा है? हाँ, इसको और अच्छे से लिखेंगे तो डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है। क्या होता था, डी एक्स बाई डी वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी। पी किसका फंक्शन है? एक्स का। पी ऑफ, सॉरी, वाई का फंक्शन है, और क्यू भी वाई का फंक्शन, ऐसा होता है ना। तो देखो, ये एक्स बाय वाई को मैं एलएचएस में ला रहा हूँ, जो भी नहीं दिख रहा है उसको पाप पड़ेगा। इधर देखो, एक्स बाय वाई को मैं एलएचएस में ला रहा हूँ, तो एक्स बाय वाई एलएचएस में आ रहा है, तो ये ऐसे आएगा ना। सोच के देखो, माइनस एक्स बाय वाई बन के, और उसको ऐसे लिख दिया मैंने। और आरएचएस में क्या है, ये 2y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। अब आप आराम से मेरे को बता सकते हो कि ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डी एक्स बाय डी वाई। यहाँ डी वाई आएगा ना, सॉरी, डी एक्स बाय डी वाई प्लस, अच्छा ये देखो 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 क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मुझे अद्वैत ने पूछा था, आप प्लस बना दो और यहाँ पे माइनस दे दो, है ना। तो प्लस पी ऑफ वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। आया क्या समझ में? बस खत्म हो गया। आप सबसे पहले आई एफ निकाल देते, क्योंकि उसके पैसे नहीं लगते, तो मैंने यहाँ पे आई एफ निकाला। तो आई एफ कैसे निकालेंगे अपन? ई की पावर में इंटीग्रल ऑफ पी। पी का इंटीग्रेशन मतलब -1 बाय वाई का इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट में, तो ई की पावर में माइनस एल एन वाई। तो ये 1/y हो जाएगा ना। मेरे से मत पूछना कि कैसे हो गया, बहुत मारूंगा, ठीक है। 1/y आई एफ हो गया, डी एक्स बाय डी वाई, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। अब तो सब, अब पता, पहले क्या होता था, y इंटू आई एफ, अब क्या हो जाएगा, x इंटू आई एफ।
RHS में क्या होता था, Q इंटू आई एफ, तो Q अभी y का फंक्शन है इसलिए QY इंटू आई एफ का इंटीग्रल, खत्म ना, वही तो गया। तो x इंटू आई एफ, तो x इंटू आई एफ, व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर हियर, 1/y, और Q ऑफ y क्या हो जाएगा, Q ऑफ y हो जाएगा ये 2y स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 1/y का इंटीग्रल, ये कटा ये कटा, तो 2y का इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं क्या होगा, 2y का इंटीग्रेशन होता है 2y² 2 प्लस कांस्टेंट, खत्म, आंसर ही आ गया अपने पास। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू y² प्लस सी। यू कैन ऑफ कोर्स सिंप्लीफाई इट फर्दर, बट मैं तो इतने में ही खुश हूँ यार। अगर आपको LDE समझ में आ गया ना तो बस मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। LDE का उल्टा फॉर्म समझ में आ गया तो इससे ज़्यादा अपने को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, कल अपन लाइन से PYQs करेंगे मेंस और एडवांस के, और LDE अपन कल खत्म कर देंगे, वेरिएबल सेपरेबल, सॉरी LDE का जो टाइप 2 होता है दैट इज रिड्यूसिबल टू LDE, है ना, वो भी अपन कल खत्म कर देंगे। तो वर्चुअली आपका सिलेबस कल खत्म हो जाएगा। एंड जहाँ तक सवाल रहता है, कुछ एक दो क्वेश्चंस जो होते हैं ना NCERT टाइप के होते हैं, लैंग्वेज वाले, बैक्टीरिया ग्रोथ हो गया, रेडियो एक्टिव डिके हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो गया, इन सब के क्वेश्चंस जो है ना वो आपको NCERT में लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मेरे को कराने के लिए एक लेक्चर और खींचना पड़ेगा, अदरवाइज वी आर डन, ठीक है। तो कल लेक्चर मैं आपका रखूंगा, तो हाँ इसको और फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, वैसे यू आर राइट, कल आपका लेक्चर मैं रखने वाला हूँ, कल भी रहेगा और परसों भी रहेगा, क्योंकि कल और परसों आपका फिर क्या पूरा ही डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा ना, ठीक है। और एकदम स्टैंडर्ड 1 घंटे का रहेगा। ये y इंटू सी को ऐसे लिख सकते हैं वैसे तो, ठीक है, दिस इज इट, ऐसा भी आपका आंसर हो सकता है। कल आपका जो लेक्चर रहेगा मोस्ट प्रोबेबली सेम टाइम पे रहेगा, 8 AM से 9:30, लेकिन आई विल इन्फॉर्म यू फर्दर, हो सकता है कि इसको मैं थोड़ा सा और लेट कर दूँ, है ना, ग्रुप पे डाल दूंगा मैसेज, और उसको मैं एप्लीकेशन पे भी शेड्यूल कर दूंगा। आपका होमवर्क जो है दैट इज, सुन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, NCERT एक्सरसाइज 9.5, दैट इज LDE वाली एक्सरसाइज, है ना। आपको अगर 60 मिनट से ज़्यादा लगा तो आप मेरे को बोलना आके, नहीं लगेगा। कुछ क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, अगर आपको समझ में आ गया कि इसके आगे क्या करना है तो उसको आप वहाँ पे फिलहाल अभी छोड़ दें समय बचाने के लिए। HSC में भी आपको LDE करना है, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा मैं रियल होमवर्क की बात करता हूँ। आप इतना तो कर ही लोगे आज, लेकिन आज थोड़ा और ज़्यादा पढ़ाई करो। मॉड्यूल में आप क्या करो, वेरिएबल सेपरेबल जो क्वेश्चन होते हैं ना, वेरिएबल सेपरेबल के 3 टाइप का मॉड्यूल में आपको पूरा अच्छे से दे रखा है। वेरिएबल सेपरेबल अलग है, होमोजीनियस अलग है, LDE अलग है। तो वेरिएबल सेपरेबल आपको आज पूरा कंप्लीट करना है, कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। दिस विल बी ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट आप ये पूरा कर लें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। 9.5 हो गया तो 9.6 कर दो। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ कौन सी है एक्सरसाइज, मेरे ख्याल से 9.6 ही है ना। रुक जाओ यार, देख लेता हूँ, मेरे पास NCERT है। हाँ 9.6 है ना, 9.5 नहीं 9.6 है, ठीक है। मतलब फूट फूट के कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके दिमाग में, NCERT करी होगी तो। जबरदस्ती स्टाइल मारने के लिए सीधे आप घुस जाओ सिंगेज में, मॉड्यूल में, खिचड़ी एकदम खत्म। NCERT करो और आज मॉड्यूल भी स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलिए, तो हमारा सब कुछ, वेरिएबल हाँ वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चंस ढूंढ के करने होंगे या फिर ऐसे अलग से पार्ट अलग बना के अलग दिए दिया जाए? है क्या उसमें मॉड्यूल में, मेरे ख्याल से दिया है, नहीं दिया है क्या, ठीक है सर। मेरे को देख कर बताओ एक बार। मेरे पास मॉड्यूल यार यहाँ पे होना चाहिए वैसे तो, हाँ है मेरे पास, 2 मिनट रुक ही जाओ ना यार। ये रहा मॉड्यूल, एक्चुअली मेरे को लगा मेरे पास मॉड्यूल नहीं है। ओ यार, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग में मिक्स दे रखा है आपको ना, सब कुछ मिक्स दे रखा है तो थोड़ा रुकना पड़ेगा अपने को। मॉड्यूल में आप क्या करो ना फिर, मॉड्यूल में आप करो क्वेश्चन नंबर 1 to 15, मैंने आपको कल दे दिया था, है ना, डन ऑलरेडी, क्योंकि वो डिग्री और ऑर्डर वाले हैं, सब लोगों ने कर लिया होगा। लास्ट ईयर बच्चों को मैंने क्लास में ही करा दिया था, 15 मिनट का टाइम दिया था मेरे सामने ही, और सबको मैंने बोल दिया था कि करो, और उनको OMR भी दे दिया था मैंने, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है। ऑर्डर और डिग्री बहुत ईजी है, और 16 से लेकर आगे तक का आपको करना है। कहाँ तक करें आप,
43 तक करें, 16 to 43। ये भी इजी कैटेगरी है क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो इतना करो आप, फिर मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अपन परसों से स्टार्ट करेंगे। तब तक एनसीईआरटी कंप्लीट कर दो ताकि आपका बेस रेडी हो। जिस बच्चे का बेस रेडी है उसको कोई नहीं रोक सकता है फिर, ठीक है। एनसीईआरटी इज मैंडेटरी, जो नहीं करेगा बाद में पछताएगा। फिर मेरे को मत बोलना सर डिफरेंशियल इक्वेशन वीक रह गया, क्या करें। वीक हो जाता है, ये चैप्टर ऐसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा है ये चैप्टर, ठीक है ना। एक पॉइंट के बाद आपको लगेगा कि कितना डिफिकल्ट है। अभी तक तो नहीं लगा होगा ना, 90% तो हो गया अपना। बस एनसीईआरटी करते रहो, नहीं लगेगा आगे भी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक यू।